गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे बेटा हम प्लस 2 क्लास के लिए फिजिक्स का पेपर है ये, ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट पेपर बोल सकते हो इसको आप। मार्च 2024 कोड रहेगा आपका सी। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है बेटा, तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। एनी इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। डायपोल आपको पता है जिसके दो पोल होते हैं, उसको किसके अंदर रखा गया है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। वो आपसे पूछ रहा है कि उसके ऊपर आप क्या एक्सपीरियंस करते हो या उसके अंदर क्या चीज होती है बताइए। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी इलेक्ट्रिकल डायपोल को रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगी बेटा? ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क। इसमें फोर्स भी लगेगी और टॉर्क भी लगेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए बेटा क्या कह रहा है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो देन वी कैन। तो हम क्या बताते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है, तो समझिए बेटा। अब उसने क्या कहा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। अब उसने फ्लक्स को ही क्या कर दिया? जीरो कर दिया, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या होगा? एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये थे कि ये जीरो है, क्या वो जीरो है? ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, लेकिन क्या वो जीरो हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द नेट चार्ज इन इनक्लोज सरफेस। नो नेट, नो यानी आप क्या कह सकते हो? नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। किरचॉफ फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील विद कंजर्वेशन। तो ये कह रहा है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर आप किस चीज को कंजर्वेशन समझते हो? तो आपको पता है बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसको बताता है? इसके अंदर क्या किस चीज का कंजर्वेशन होता है? चार्ज का। यदि सेकंड लॉ आए वो किसको बताएगा? एनर्जी को। फर्स्ट लॉ किसको बताता है? चार्ज को, चार्ज का कंजर्वेशन। और जो सेकंड लॉ बताएगा वो एनर्जी को बताएगा, ठीक है। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो चार्ज हो जाएगा, चार्ज का कंजर्वेशन होता है फर्स्ट लॉ के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए वो क्या कह रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीज। रेजिस्टेंस किसी मेटल की इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। ऑन अकाउंट कब हो सकती है ऐसा? जब आपको पता है बेटा डिक्रीजिंग इन रिलैक्सेशन टाइम, जब उनके बीच में क्या चीजें डिक्रीज हो जाए बेटा? डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्लियर बेटा। 5 है, तो 5 के अंदर देखिए क्या कह रहा है वो। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of current carrying coil does not depends। the magnetic dipole moment है current carrying coil does not depends। तो ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, नम नहीं करते ना वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड करती है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ये भी करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल भी करती है। तो बचा क्या आपका? मटेरियल ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल। भी आप कॉइल का कैसी कॉइल ले रहे हो आप उस पर डिपेंड नहीं करता। तो 5 का क्या आ गया आपका? डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। ये जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की किसके द्वारा इंक्रीज की जा सकती है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये तो सीधा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 6 का क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बिल्कुल मैंने आपको क्लास में भी कई बार प्रैक्टिकल करवाया है। तो क्या कह रहे हैं? ए बायोकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा? इतना 1.47 इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। इमर्ज होता है कि लिक्विड के अंदर रखा गया है। इट बिकम इनविजिबल, वो दिखाई नहीं दे रहा। और बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट की तरह। मतलब जैसे ही आपने सपोज करो ये आपने गिलास लिया, इस गिलास के अंदर आपने ये क्या दिया?
बाय कन्वेक्स लेंस रख दिया और इसके अंदर क्या हो गया, अनविजिबल हो गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम ही होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 का 1.47। इसी कारण वो दिखाई नहीं दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, द वेरिएशन ऑफ स्लोपिंग पोटेंशियल यहां पर दिया हुआ है विद ए फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव सरफेस M1 M2 सो इन फिगर दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफाई द सरफेस व्हिच हैव द ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, किसमें वर्क फंक्शन की ज्यादा वैल्यू होगी। तो जैसे हम इस पॉइंट पे देखते हैं, मैसेज करते हैं बेटा, मान लिया हमने ये क्या लिया, इस पोटेंशियल पे चेक करते हैं ऐसे, ठीक है, इस पे ये आ रही है, इस पे ये आ रही है। तो इसके अंदर देखो M1 पे जो आपकी V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यहां पर लाई कर रही है, और M2 पे आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर लाई कर रही है। तो आपको जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहीं पर आपका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, M2, यानी M2 सरफेस पे ज्यादा वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर जो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या ली है, फ्रीक्वेंसी ली है, और वाई पे हमने पोटेंशियल लिया है। ठीक है, हमने कहा इसको मेजर किया, इस पॉइंट पे देख के देखा, तो इस पे क्या थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी और M2 पे फ्रीक्वेंसी यहाँ थी। तो यहाँ से मेजर करोगे ये तो बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है और ये वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आप कह सकते हो कि M2 सरफेस के द्वारा ज्यादा वर्क फंक्शन किया जाएगा। ठीक है, जहां पर M2 सरफेस पे क्या डालेंगे, ये चीजें। ठीक है, तो इसका एक का क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए, हाउ डज एनी इंक्रीज इन डोपिंग concentration affect the width of depletion layer of PN junction। ठीक है, PN जंक्शन के अंदर हम ज्यादा डोपिंग की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ यानी चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उसके अंदर देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड ए एटम इज एम्प्टी, ये बात तो ठीक कही थी उन्होंने। बी भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ये भी ठीक है बात बेटा। Most of part of the mass of the atom its positive charge and concentrated at its center, ये बात ठीक है। बट आपका जो डी है ना वो इनकरेक्ट है। देखिए, the stability of atom was stabilized by the model, किस मॉडल के द्वारा, इस मॉडल के द्वारा की गई थी। तो ये बात क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये 10th का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको बेटा 11 है। इसके अंदर क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ईच मूव इन द सेम सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस क्या बेटा, r है, विद ए कांस्टेंट स्पीड v, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। हमने इसके अंदर क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है उनके पास बेटा, E है। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में रेडियस क्या बेटा, R है। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हमने, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, NIA। ठीक है, N तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 हो गया। ठीक है, करंट को हम क्या जनरली क्या लिखते हैं,
ई बाय टी, यानी क्या बाय टी बोल सकते हैं आप। और ए क्या क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें रखते हैं हम वैल्यू, इसमें रख के देखते हैं। तो एन की वैल्यू 1 होगी, आई की जगह हमने क्या लिखा, ई बाय टी मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब टी को भी हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, 2 पाई बाय डब्ल्यू। तो यहां पर रखेंगे, तो आपको पता ही है ये इसके स्थान पर रखेंगे टी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा वहां पर जाके 2 पाई पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई कट चुका है, और एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं यहां पर, v क्या किसके इक्वल होता है, w मल्टीप्लाई r। ठीक है, तो यहां से आपको पता है ये r2 है, तो आप कैसे कर सकते हो, v r2, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये वी आर कैसे बना, क्योंकि एक W और एक R हमने यहाँ से लिया, इसके स्थान पर हम इसको V पुट करते, बट एक R तो बचा था, ये R है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो ये चीज थी बेटा, आपने बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 12 है, ये बिल्कुल आसान है। देखिए इसके अंदर ये आपने सीरीज पढ़ी होगी ना, पार्शियल सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस लाई, किसमें लाई करेगी, तो आपको पता है इसके अंदर क्या निकलता है बेटा, इंफ्रारेड के अंदर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन ए मेडिसिन। तो कौन सी रेस यूज की जाती है बेटा, आपने पता है एक्सरे। एक्सरे करवाए ना सब बच्चे ने, तो आपको इसके बारे में आप जानते हो, आपने टॉपिक पढ़ा भी था। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है बेटा, वो द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड, कितने बेटा आपकी 24 वोल्ट है, व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट लाइट बल्ब। ठीक है, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, तो पीक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उससे पहले हम क्या निकालते हैं, हम 1s निकालते हैं, और 1s होता है क्या बेटा, ये करंट ही है, पहले करंट निकाल लेते हैं। वो होता है बेटा आपका PS और VS। यहाँ पर PS क्या है बेटा, क्योंकि आपको पता है बल्ब किसमें होता है, पावर में, ये है ना इसकी पावर, ये PS है, ये क्या आपका PS है, और VS हमने कितनी वोल्ट दी है उसको, ये आपकी VS है। तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये वैल्यू क्या, PS की वैल्यू है 12 और इसकी 24, इसे काटो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और करंट है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इसकी ऐसे में एम्पियर लग जाएगा। अब हमने क्या निकाला, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो कैसे निकलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई 1s, ये होता है ना √2, और 1s की वैल्यू क्या है 1/2 और a एम्पियर, यहां से काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 a हो जाएगा। ये ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/√2 a क्या है यहाँ पर एम्पियर है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ये फॉर्मूला होता है, बट इसके लिए निकालने के पहले हमने 1s निकाला, 1s कैसे PS बटे VS। ठीक है, P क्या है यहाँ पर पावर है, और VS क्या है यहाँ पर वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 15 से 18 है, उसके अंदर बेटा 2 स्टेटमेंट होती हैं, उन स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छी तरह से। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं 15 से लेकर 18। पहले ऑप्शन में ये कहते हैं कि बोथ ए आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए, मतलब ए आर तो ट्रू है और आर किसको एक्सप्लेन करा अच्छी तरह से, ए को। ये देखना आपने। बी में क्या है, दोनों ट्रू तो है बट आर ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है। और डी में दोनों के दोनों क्या है बेटा फॉल्स है।
अब स्टेटमेंट हम क्वेश्चन नंबर 15 में भी पढ़ते हैं, इसके अंदर देखिए बेटा क्या है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, ये बात ठीक है फॉर मेटल, नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये बात ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आर पे। द चेंज द चार्ज कैरी, चेंज नहीं बेटा, चार्ज कैरी इन ए मेटल आर नेगेटिवली चार्ज वेयर इन सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा। इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, ए तो ट्रू है, ये तो बात ठीक है, सी हो जाएगा ना इसके अंदर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो आपका 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखिए क्या कह रहा है वो, देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए, इंडक्शन कॉइल आर मेड ऑफ कॉपर, ये बात ठीक है। अगले, इंड्यूस करंट इज मोर इन ए वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस, ये भी बात ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और जो आर है ना, ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो इसका जो 16 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए क्या था बेटा आपका, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, इसके अंदर क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये बात ठीक है। अगला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस रिपल्सन डज नॉट अलाउ अल्फा पार्टिकल टू रीच द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये बात ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर है ना, ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। दोनों के बाद एक्सप्लेन इंग्लिश पे है, ठीक है। अगले पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, 18वां क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस फॉर एनी माइक्रोस्कोप ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये बात ठीक है। अगले पे चलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और आर है ना, ए के साथ रिलेशन है, ठीक है, अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप बता सकते हो जो 18वां आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। तो हमने 18 आंसर क्या कर लिए हैं, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।